हमने लेबोरेटरी में नेगेटिव एनर्जी बनाई तो है, लेकिन सिर्फ बहुत छोटे लेवल पर। ये कोई वर्म होल बनाने का पक्का तरीका तो नहीं है, पर यह कोई फिल्मी कहानी भी नहीं है। तो हो सकता है, सिर्फ हो सकता है कि ब्लैक होल में आपकी गिरवाट किसी सिंगुलैरिटी पर खत्म ना हो सकता है रास्ता वहां से मुड़ गया हो, एक ऐसे पॉइंट पर पहुंचने के बजाय जहां सब कुछ दबकर खत्म हो जाता है। आपका रास्ता एक वर्म होल से होकर गुजरा हो, जिसे क्वांटम साइंस की अजब गजब ताकत ने खोल रखा हो, और फिर आप कहीं और जा निकले। ध्यान दीजिए, मैंने बच निकलना नहीं कहा, मैंने कहा बाहर निकलना। दोनों में फर्क है, क्योंकि अगर आप बाहर निकले हैं तो इसका मतलब है कि कोई दूसरी जगह भी है, एक दूसरी साइड, एक ऐसी जगह जो शायद आपकी पुरानी दुनिया जैसी बिल्कुल ना हो सकता है ये आपकी अपनी ही यूनिवर्स की कोई दूर की गैलेक्सी हो, या शायद कोई ऐसी जगह जहां रोशनी भी ना पहुंच सके, पर वो रास्ता ज्योमेट्री से जुड़ा हो। या फिर, और यहां बात और भी हैरत अंगेज हो जाती है, कि वो अब आपका यूनिवर्स है ही नहीं। एक बहुत ही हिम्मत भरी और अनोखी थ्योरी ये कहती है कि ब्लैक होल सिर्फ चीजों को जमा करने की तिजोरी नहीं है, बल्कि वो बेबी यूनिवर्सेस, नई दुनियाओं के दरवाजे हैं। हर खत्म होता तारा एक नए अंदरूनी यूनिवर्स को जन्म देता है, एक के अंदर एक यूनिवर्स। ये बिल्कुल उन रशियन डॉल्स जैसा है, जिसमें एक गुड़िया के अंदर दूसरी गुड़िया होती है। इस आइडिया के मुताबिक ब्लैक होल में गिरना किसी चीज का अंत नहीं था, वो तो एक नए ब्रह्मांड का जन्म था। और आप उस नए जन्म का एक हिस्सा है। उस ब्लैक होल में गिरना आपकी मौत नहीं थी, वो तो बस आपका एक दुनिया से दूसरी दुनिया में ट्रांसफर था, एक हैंड ऑफ की तरह। वो सारी जानकारी जिसने आपको बनाया था, उसे निचोड़ा गया, छोटा किया गया और एक ऐसे सफर पर भेज दिया गया जो आपकी दुनिया में खत्म नहीं हुआ, बल्कि एक नए रास्ते पर जा निकला। हो सकता है कि अब आप एक बिल्कुल नई रियलिटी के शुरुआती लम्हों में गिर रहे हो, एक ऐसी पॉकेट यूनिवर्स जो अपने ही नए वक्त और नए रूल्स के साथ फूल रही है। और शायद वो नया यूनिवर्स ये सोचे कि आप ही उसकी सिंगुलैरिटी हो। इस बात को थोड़ा महसूस करके देखिए। अगर ब्लैक होल्स नई दुनियाओं को जन्म देते हैं, तो जिस सिंगुलैरिटी में आप गिरे थे, वो उस नई दुनिया के लिए बिग बैंग हो सकती है, एक ऐसा पॉइंट जो ताकत से भरा हो और बाहर की तरफ फट रहा हो, ठीक हमारे यूनिवर्स की तरह। अब सवाल यह है कि आगे क्या होता है? क्या आप अब भी वही इंसान रहेंगे जो सब कुछ देख रहा है? शायद नहीं। क्या आप उस नई दुनिया के कानून, उसकी ढांचा या उसकी एनर्जी का हिस्सा बन जाएंगे? हाँ, हो सकता है। इस थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल ने आपको मिटाया नहीं, बल्कि आपको एक नया रूप दे दिया। मैटर या दिमाग की तरह नहीं, बल्कि उस नई दुनिया की बुनियाद यानी इनिशियल कंडीशंस की तरह। अब आप उस नई दुनिया के तारों और ज्योमेट्री का हिस्सा बन चुके हैं। आप वो निशान हैं जो करोड़ों साल बाद वहां के सितारों को बनाएगा। एक ऐसी जगह जहां किसी ने कभी धरती का नाम तक नहीं सुना होगा। शायद वहां ग्रेविटी अलग काम करती हो, शायद वहां वक्त टेढ़ा चलता हो, या रोशनी रुक रुक कर चलती हो। आप ये सब देख नहीं पाएंगे, एक इंसान की तरह तो बिल्कुल नहीं, लेकिन आपका असर वहां हर जगह होगा। आपने अपनी पहचान के बदले अपनी ताकत का सौदा कर लिया है। वर्म होल्स शायद यही मौका देते हैं, जीने का नहीं, बल्कि हमेशा के लिए बने रहने का। और ये किसने कहा कि ये काफी नहीं है? जो सफर एक तरफा शुरू हुआ था, हो सकता है वो एक लूप हो, सिर्फ रास्ते का लूप नहीं, बल्कि पूरी बनावट का लूप। आपकी पुरानी दुनिया में वो ब्लैक होल धीरे धीरे खत्म हो रहा है। वहां देखने वालों के लिए आप कभी वापस नहीं आए। आपकी रोशनी खो गई, आपकी सिग्नल्स शांत हो गए और सब आपको भूल गए। लेकिन यहां शायद आप वो पहली चिंगारी हैं, वो पहली हलचल जिसने पूरी की पूरी गैलेक्सीज को जन्म दिया। जिंदगी, नए सवाल। अब आप गिर नहीं रहे हैं, बल्कि आप उभर रहे हैं। अब आपका गिरना किसी अंजाम की तरफ ले जा रहा है, और शायद कुछ अरब सालों बाद इस नए यूनिवर्स में कोई तारों की तरफ देखकर सोचेगा कि ये सब कहां से आया, और मैथ या साइंस के जरिए वो उस पुराने निशान तक पहुंच जाएंगे, एक अजीब सा सिग्नल जो असल में आप होंगे। लेकिन जैसे ही आप टाइम ट्रैवल के बारे में सोचते हैं, सब कुछ उलझने लगता है। और ये उलझन कोई मजेदार नहीं है, ये दिमाग का दही कर देने वाली उलझन है, जहां यूनिवर्स लाइट बंद करके कहता है, भाई बस कर। पर अब आप एक ब्लैक होल के बहुत अंदर हैं, या शायद उसके पार, और अचानक वक्त वो नहीं रहा जो पहले था। न ये कोई नदी है, न कोई सीधी लकीर। सच कहें तो वक्त अब कोई काम का शब्द ही नहीं बचा। तो चलिए टाइम ट्रैवल की बात करते हैं। ये सिर्फ साइफाई फिल्मों की बात नहीं है। बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने दशकों तक इस पर अपना सिर खपाया है। जनरल रिलेटिविटी के कानून साफ तौर पर टाइम लूप्स को मना नहीं करते।
सच तो यह है कि स्पेस की कुछ खास बनावटों यानी ज्योमेट्रीज में आइंस्टाइन के रूल्स खुद चीख चीख कर कहते हैं कि टाइम लूप्स हो सकते हैं। चलिए एक वार्म अप से शुरू करते हैं। क्लोज्ड टाइम लाइक कर्व्स। ये सीटीसीज आइंस्टाइन की इक्वेशंस के वो अनोखे नतीजे हैं जो सुनने में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसा इनका नाम, यानी स्पेस टाइम का एक ऐसा रास्ता जो घूमकर वापस अपने आप से मिल जाता है। अगर आप इस रास्ते पर चले तो आप सचमुच अपने पास्ट यानी बीते हुए कल में पहुंच जाएंगे। कोई कहावत नहीं, बिल्कुल सच में। ये लूप्स कई जगहों पर मिल सकते हैं, जैसे कि घूमते हुए यूनिवर्सेस में या कॉस्मिक स्ट्रिंग्स में, और हाँ, घूमते हुए ब्लैक होल्स में भी। आपको कर्व ब्लैक होल याद है? वही स्पिनिंग ब्लैक होल जिसके बारे में हमने पहले बात की थी, लेकिन हमने तब एक सबसे बड़ी और विवादित बात नहीं बताई थी। इसके बिल्कुल अंदर रिंग सिंगुलैरिटी के पास मैथ्स ये कहती है कि रास्ते ऐसे मुड़ जाते हैं कि वक्त पीछे की तरफ चलने लगता है। सही सुना आपने। अगर आप इस सफर में जिंदा बच गए, और ये अगर बहुत बड़ा है, तो आप एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहां कारण और असर का चक्का घूमने लगता है। वहां आप खुद से मिल सकते हैं। पर यहीं से सारी मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि टाइम ट्रैवल सिर्फ फिजिक्स का सवाल नहीं है, ये लॉजिक का सवाल है। जैसे ही आपने पीछे की तरफ टाइम ट्रैवल शुरू किया, आपने दरवाजा खोल दिया पैराडॉक्सेस का। आप अपने आप को एक ऐसा मैसेज भेज सकते हैं जिससे आप वो मैसेज भेज ही ना पाएं, या आप अपने जन्म को रोक सकते हैं, या खुद को ब्लैक होल में गिरने से मना कर सकते हैं, जो कि आप पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि देखिए आप यहां हैं। ये कोई छोटी मोटी परेशानियां नहीं है, और क्योंकि फिजिक्स के वैज्ञानिकों को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं जिनमें लॉजिक की कमी हो, इसलिए उन्होंने टाइमलाइन को बचाने के लिए एक इम्यून सिस्टम यानी सुरक्षा कवच के बारे में सोचा है। इसे कहते हैं क्रोनोलॉजी प्रोटेक्शन कंजेक्चर, और इसे मशहूर साइंटिस्ट स्टीफन हॉकिंग ने बढ़ावा दिया था। सीपीसी के मुताबिक ब्रह्मांड खुद टाइम ट्रैवल को होने से रोकता है। अगर स्पेस टाइम के किसी हिस्से में ऐसी कोई टाइम लूप बनने लगती है, तो क्वांटम ताकतें इतनी बढ़ जाती हैं कि वो उस रास्ते या वर्म होल को ही तबाह कर देती हैं। ये ऐसा है मानो ब्रह्मांड के पास किसी भी गड़बड़ी को मिटाने के लिए एक डिलीट बटन हो। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है, हम इसे साबित नहीं कर सकते। हम कंप्यूटर पर इसकी नकल देख सकते हैं, बड़े बड़े रिसर्च पेपर लिख सकते हैं, लेकिन हम पक्के तौर पर यह नहीं कह सकते कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ये टाइम लूप्स बचे रह सकते हों, खासकर ब्लैक होल के उस गहरे हिस्से में जिसे हम बाहर से देख ही नहीं सकते। और यही बात हमें वापस आप पर ले आती है। इस वक्त आप पर आम दुनिया के नियम लागू नहीं होते। आपकी टाइमलाइन अब एक सीधी लकीर की तरह नहीं रही, वो पूरी तरह मुड़ चुकी है। और भले ही आपके पास कोई असली टाइम मशीन न हो, जब तक कि आप चोरी छिपके अपने साथ न लाए हों, हम इतना तो कह सकते हैं कि यहाँ आपका होना ही इस बात का सबूत है कि टाइमलाइन मुड़ सकती है। आप इस बात की मिसाल हैं कि असलियत का एक हिस्सा ऐसा भी है जो ए के बाद बी और बी के बाद सी वाले लॉजिक को नहीं मानता, क्योंकि ब्लैक होल के अंदर चीजें उस तरह नहीं होती जैसी हमें बाहर से समझ आती हैं। वहां यादें और घटनाएं आपस में उलझ सकती हैं, एक दूसरे के ऊपर जम सकती हैं, और यहां तक कि एक दूसरे के बीच दखल भी दे सकती हैं। ये हिस्सा स्क्रिप्ट का सबसे गहरा और दिमागी कसरत वाला हिस्सा है। यहां हम टाइम ट्रैवल से हटकर टाइम की उलझन की बात कर रहे हैं। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि एक घूमते हुए ब्लैक होल के अंदर टाइमलाइंस कुछ इस तरह एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाती हैं कि घटनाएं खुद को ही प्रभावित करने लगती हैं। ये वैसा फिल्मी टाइम ट्रैवल नहीं है जहां आप दादाजी को मिलने चले गए, बल्कि ये क्वांटम साइंस वाली धुंधली सी स्थिति है, जहां बीता हुआ कल तब तक तय नहीं होता जब तक उसे देखा न जाए। इसे आप टाइम ट्रैवल तो नहीं कह सकते, लेकिन ये टाइम की उलझन जरूर है। और सच कहें तो ये टाइम ट्रैवल से भी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये उलझन किसी धमाके के साथ लॉजिक नहीं तोड़ती। ये लॉजिक को धीरे धीरे खत्म करती है, ठीक वैसे ही जैसे ग्रेविटी एक सीधी बीम को मोड़ते मोड़ते गोला बना देती है। सोचिए, ब्लैक होल के किसी मुड़े हुए हिस्से में आपके आखिरी विचार की गूंज वक्त में पीछे की तरफ जाती है और एक छोटे से कण को धक्का देती है। वो कण दूसरे को धक्का देता है और आखिर में वो हलचल घूम फिरकर आपको वही विचार सोचने पर मजबूर कर देती है। इसे पैराडॉक्स नहीं कहते, इसे कहते हैं कॉजल लूप, यानी कारणों का चक्कर। और फिजिक्स में इसकी इजाजत है। ये डरावना है पर मुमकिन है। चलिए अब इस सोच को लॉजिक की खाई से थोड़ा और आगे ले चलते हैं। क्या होगा अगर ये टाइम लूप सिर्फ ब्लैक होल तक ही सीमित ना हो? क्या होगा अगर पूरा ब्रह्मांड ही एक बहुत बड़ा लूप हो, वक्त का एक ऐसा विशाल चक्का जो अरबों सालों के बाद घूमकर वापस वहीं आ जाता है जहां से शुरू हुआ था? आपने साइक्लिक यूनिवर्स के बारे में शायद सुना होगा, एक ऐसा मॉडल जिसमें बिग बैंग होता है, दुनिया फैलती है, फिर सिकुड़ती है और फिर से एक नया बिग बैंग होता है। ये सिलसिला हमेशा चलता रहता है।
इस थ्योरी के कुछ हिस्से कहते हैं कि ये सिर्फ नया ब्रह्मांड नहीं बनाता, बल्कि पूरे सिस्टम को रीबूट कर देता है। नियम वही रहते हैं, बस किस्मत के पासे दोबारा फेंके जाते हैं। लेकिन क्या होगा अगर ये सब दोबारा शुरू ना हो? क्या होगा अगर हर नया चक्कर पिछले वाले से जुड़ा हो? इस मॉडल के हिसाब से 7वें नंबर के यूनिवर्स में आपका ब्लैक होल में गिरना शायद 8वें नंबर के यूनिवर्स की शुरुआत की वजह बन जाए। ये कोई साइंस फिक्शन फिल्म नहीं है, ये कॉस्मोलॉजी की एक ऐसी थ्योरी है जिसमें मैथ काम करती है। कभी कभी हो सकता है कि आप इस ब्लैक होल में सिर्फ इसलिए नहीं गिरे क्योंकि ये आपकी किस्मत थी, बल्कि इसलिए गिरे ताकि आप एक नई दुनिया को किकस्टार्ट दे सकें। और शायद उस अगली टाइमलाइन में कहीं आपकी जानकारी का इस्तेमाल किसी नई चीज को बनाने में हो। ये कोई जादू टोना नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन कॉन्टिन्यूटी है। आपकी क्वांटम पहचान और आपके होने की गूंज उस नए ढांचे का हिस्सा बन सकती है। सोचिए, एक बच्चा सितारों की धूल के एक कण को छूता है। वो कण कभी किसी सुपरनोवा से निकला था, और वो सुपरनोवा एक गैस के बादल से बना था, जिसे पिछले यूनिवर्स के एक ब्लैक होल ने जन्म दिया था। वही ब्लैक होल जिसमें आप गिरे थे। लूप खत्म हुआ, वक्त की हिफाजत भी हो गई, और आप मिटे भी नहीं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वैज्ञानिक अभी भी इस बातों पर एक राय नहीं बना पाए हैं। बड़े बड़े फिजिक्स के एक्सपर्ट्स और थ्योरिस्ट्स आज भी इस पर बहस कर रहे हैं। वो आज भी ऐसे रिसर्च पेपर लिखते हैं जिनमें नतीजों से ज्यादा शायद और अगर मगर लिखा होता है। कुछ लोग इस टाइम लूप और वर्म होल वाली बात के सख्त खिलाफ हैं। वहीं कुछ कहते हैं कि जब गणित इसे सही बता रही है तो होने दो। तो बस आप यहां हैं किसी पुरानी फिल्म की तरह टाइम मशीन में बैठकर नहीं, बल्कि वक्त के उन उलझे हुए रास्तों का हिस्सा बनकर, जिन्हें फिजिक्स की भाषा में ट्विस्टेड जियोमेट्री कहते हैं। एक लूप, एक मोड़, एक कर्व। आप एक ऐसे इलाके में आ चुके हैं जहां वक्त सिर्फ बहता नहीं है, बल्कि खुद पर ही मुड़ जाता है। और आप इस लूप को बाहर से नहीं देख रहे हैं। आप खुद वो लूप हैं, वो गिरवाट हैं, वो गूंज है जिसने सब कुछ दोबारा शुरू किया है। तो देखिए, आप ब्लैक होल के इवेंट होराइजन से बच निकले। आपने वक्त को अंदर की तरफ मुड़ते देखा। आपने सिंगुलैरिटी का सामना किया और शायद एक नए यूनिवर्स की शुरुआत की पहली हलचल बनकर बाहर निकले। और जब आपको लगता है कि आपने फिजिक्स के हर मुश्किल इम्तिहान को पार कर लिया है, तभी क्वांटम मैकेनिक्स आती है और आप पर हंसने लगती है। क्योंकि जनरल रिलेटिविटी अपनी तमाम खूबियों के बावजूद सिर्फ आधी कहानी है। बाकी की आधी कहानी जो थोड़ी अजीब है, अनिश्चित है और बहुत ही बदतमीज है, उस पर क्वांटम फील्ड थ्योरी का राज चलता है। ब्लैक होल के करीब ये दोनों साइंस आपस में युद्ध छेड़ देते हैं। ये दशकों से चली आ रही बहसों में एक दूसरे पर फॉर्मूले फेंकते हैं, और इन दोनों की इसी अनबन के बीच आप गिर रहे हैं। चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। पुरानी थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल एकदम साफ सुथरा और स्मूथ होता है। उसमें कोई दाग नहीं होता, कोई कमी नहीं होती, बस ग्रेविटी की एक खूबसूरत बनावट होती है। लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स उसे सफाई पसंद नहीं। क्वांटम थ्योरी कहती है कि वैक्यूम कभी खाली नहीं होता। वहां असल में छोटे छोटे कणों का एक उबलता हुआ समंदर है। मैटर और एंटी मैटर के जोड़े अचानक पैदा होते हैं और पलक झपकते ही एक दूसरे को खत्म कर देते हैं। आमतौर पर यह खेल बैलेंस रहता है, लेकिन ब्लैक होल के पास वहां बात बदल जाती है। ब्लैक होल की दहलीज पर उन नन्हे कणों की जोड़ी में से एक अंदर गिर जाता है और दूसरा बाहर भाग निकलता है, और जो बाहर भाग निकला वो असली बन जाता है। इसे ही हॉकिंग रेडिएशन कहते हैं। यही वो चीज है जो खरबों सालों में ब्लैक होल को धीरे धीरे भाप बनाकर उड़ा देती है। लेकिन जैसे ही क्वांटम थ्योरी और मुड़े हुए स्पेस टाइम को आपस में मिलाते हैं, तो चीजें हद से ज्यादा अजीब होने लगती हैं। एक बहुत ही अनोखा असर होता है जिसे अनरू इफेक्ट कहते हैं। ये कहता है कि अगर आप तेजी से रफ्तार पकड़ रहे हैं तो आपको अपने आसपास कणों की एक गर्माहट महसूस होगी, जबकि एक शांत खड़े इंसान को वहां कुछ नहीं दिखेगा। यानी अगर आप ब्लैक होल की दहलीज पर टिके रहने की कोशिश कर रहे हैं और खुद को अंदर गिरने से रोक रहे हैं, तो आपको लगेगा जैसे आप रोशनी और गर्मी के बीच नहा रहे हैं। लेकिन जैसे ही आप खुद को ढीला छोड़ देंगे और अंदर गिरना शुरू करेंगे, वो गर्मी गायब हो जाएगी। स्वागत है आपका अनोखी हकीकत में। लेकिन ब्लैक होल के और अंदर जाने पर क्वांटम मैकेनिक्स खुद चकरा जाती है। वहां दिशा और समय के सारे नक्शे टूट जाते हैं। वहां वक्त को मापने का कोई एक तरीका नहीं बचा है। ये सिर्फ एक छोटी सी समस्या नहीं है, ये क्वांटम थ्योरी के काम करने के तरीके को एक सीधी चुनौती है। क्योंकि क्वांटम दुनिया में हर चीज वक्त के साथ बदलती है, लेकिन ब्लैक होल के अंदर तो वक्त का ही अता पता नहीं है। अब आप ही सोचिए, बिना घड़ी के आप किसी काम का हिसाब कैसे रखेंगे? आप संभावनाओं का अंदाजा कैसे लगाएंगे जब आपके पैरों के नीचे की जमीन यानी जियोमेट्री हर कदम पर बदल रही हो? आप नहीं कर सकते। या यूं कहें कि आप कोशिश तो करते हैं, लेकिन आपके फॉर्मूले घबरा जाते हैं। यही वो मुख्य वजह है जिसकी वजह से वैज्ञानिक एक क्वांटम थ्योरी ऑफ ग्रेविटी पाने के लिए तड़प रहे हैं।
एक ऐसा रास्ता जो आइंस्टाइन की स्मूथ दुनिया और क्वांटम साइंस की उथल-पुथल को एक साथ जोड़ सके। स्ट्रिंग थ्योरी ने कोशिश की, लूप क्वांटम ग्रेविटी ने भी जोर लगाया। दोनों ने तरक्की तो की है, पर दोनों में से कोई भी अभी अधूरा है। कोई भी ये पूरी तरह नहीं बता सकता कि इस वक्त आपके साथ क्या हो रहा है, लेकिन इस वक्त आप खुद एक एक्सपेरिमेंट बन चुके हैं। आप वो आखिरी सीमा है जिसे वैज्ञानिक टेस्ट करना चाहते हैं। चलिए अब बात करते हैं एंटेंगलमेंट की। क्वांटम एंटेंगलमेंट का मतलब है कि दो कण आपस में इस तरह जुड़ जाते हैं कि एक के साथ जो होगा उसका असर तुरंत दूसरे पर पड़ेगा, चाहे वो एक दूसरे से कितनी ही दूर क्यों ना हो। आइंस्टाइन ने इसे स्पूकी एक्शन एट अ डिस्टेंस कहा था। और जब बात ब्लैक होल की आती है तो यही जादू एक बड़ी मुसीबत बन जाता है। अब देखिए, अगर ब्लैक होल की दहलीज पर दो जुड़े हुए कण पैदा होते हैं और एक अंदर गिर जाता है जबकि दूसरा हॉकिंग रेडिएशन बनकर बाहर भाग निकलता है, तो बाहर वाले कण का रिश्ता अब भी अंदर वाले से जुड़ा रहता है। लेकिन अगर अंदर वाला कण सिंगुलैरिटी पर जाकर तबाह हो जाए तो उस जुड़ाव का क्या होगा? कायदे से तो उसे टूट जाना चाहिए, पर यही पेच फंसता है। क्वांटम थ्योरी कहती है कि इंफॉर्मेशन को कभी खत्म नहीं किया जा सकता, सिंगुलैरिटी भी उसे मिटा नहीं सकती। तो हम एक और बड़ी समस्या में फंस गए। अब कल्पना कीजिए एक ऐसे ब्लैक होल की जो अरबों सालों से भाप बनकर उड़ रहा है। पुरानी थ्योरी के हिसाब से जो चीजें उसके अंदर गिरी थीं, उनकी कोई भी जानकारी उस बाहर निकलने वाली रोशनी में नहीं होती। वो रोशनी एकदम फीकी होती है, जिसमें कोई खास जानकारी नहीं छुपी होती। कहा जाता है कि बहुत समय बीत जाने के बाद ही ब्लैक होल के अंदर की जानकारी धीरे धीरे बाहर आना शुरू होती है, और इसी से जन्म होता है एक खौफनाक थ्योरी का, जिसे फायरवॉल पैराडॉक्स कहते हैं। 2012 के एक रिसर्च पेपर ने दावा किया कि अगर जानकारी बाहर आ रही है तो इसका मतलब है कि अंदर और बाहर वाले कणों का रिश्ता बहुत बुरी तरह टूटा है, और बिना किसी ठोस वजह के उस रिश्ते का टूटना ऊर्जा का एक जबरदस्त विस्फोट पैदा करता है, मानो ब्लैक होल के दरवाजे पर आग की एक दीवार खड़ी हो। तो अब आपके पास दो रास्ते हैं, या तो कोई फायरवॉल नहीं है, या फिर ब्लैक होल में गिरते ही आप भाप बनकर उड़ जाएंगे। अब आप खुद चुन लीजिए कि आपको कौन सी मौत पसंद है। खैर, वैज्ञानिक अभी भी इस पर एक राय नहीं बना पाए हैं। वो आज भी पागलों की तरह रिसर्च पेपर लिख रहे हैं और बहस कर रहे हैं कि क्या वर्म होल्स ही असल में जुड़वा कण है, क्या ये पूरा ब्रह्मांड और ये खाली जगह असल में इन्हीं क्वांटम रिश्तों से बनी हुई है। जी हाँ, जिस दुनिया में आप चलते फिरते हैं वो शायद इन्हीं क्वांटम धागों से बुनी गई है। और क्योंकि आपने अब तक की सबसे ताकतवर ग्रेविटी को महसूस किया है, तो अब आप भी उस जाल का हिस्सा बन चुके हैं। आप उस चादर के एक धागे बन चुके हैं जो पूरे ब्रह्मांड को जोड़कर रखती है। अब चलिए इस पूरी कहानी के एक आखिरी और बहुत ही अजीब हिस्से पर गौर करते हैं, द पेज कर्व। इसका नाम साइंटिस्ट डॉन पेज के नाम पर रखा गया है। ये बताता है कि ब्लैक होल से जानकारी बाहर कैसे आती है। शुरुआत में तो निकलने वाली रोशनी एकदम साधारण और बेमतलब लगती है, लेकिन एक खास वक्त के बाद, जिसे पेज टाइम कहते हैं, असली जानकारी बाहर आना शुरू होती है। ये जानकारी साफ साफ बाहर नहीं आती, बल्कि एन्क्रिप्टेड होती है, मानो ब्लैक होल के अंदर जो कुछ भी गिरा उसका एक गुप्त खजाना हो। इसका मतलब यह है कि थ्योरी के हिसाब से ब्लैक होल आपको मिटाता नहीं है, बल्कि वो आपको क्वांटम डेटा की एक धीमी और लंबी लीक में बदल देता है। आपका नामो निशान नहीं मिटता, आप बस बिखर जाते हैं। आप पूरे ब्रह्मांड में कणों की एक ऐसी हल्की सरसराहट की तरह फैल जाते हैं जिन्हें अरबों सालों तक कोई पहचान भी नहीं पाएगा। आप मरे नहीं हैं, आप बस लॉक हो गए हैं। और अगर कोई ऐसी सभ्यता हुई जिसके पास बहुत सब्र हो और क्वांटम कोडिंग को डिकोड करना जानती हो, तो वो सारी हॉकिंग रेडिएशन को इकट्ठा करके और उन उलझे हुए रिश्तों को सुलझाकर शायद आपको दोबारा तैयार कर सके। वो आप बिल्कुल असली तो नहीं होंगे, पर आपका एक सांख्यिकीय ढांचा जरूर खड़ा किया जा सकेगा। आपको किसी ऐसी पुरानी याद की तरह फिर से जोड़ा जाएगा जिसे धुंध से निकाला गया हो। ब्लैक होल में आपके गिरने की यही क्वांटम विरासत है। ये कोई चीख नहीं, बल्कि कणों के बीच छिपी एक पहचान है। और जब आपको लगे कि अब इससे ज्यादा अजीब क्या ही होगा, तभी हजारों करोड़ों साल बाद धरती पर कोई उस ब्लैक होल की आखिरी सांस को रिकॉर्ड करता है जिसमें आप कभी गिरे थे। ऊर्जा का एक आखिरी धमाका। वो इसे नापते हैं, वो इसकी दिशा देखते हैं, वो इसके इतिहास का पता लगाते हैं, और शायद, सिर्फ शायद, क्वांटम के उन बचे कुचे टुकड़ों और हिलते हुए पैटर्न्स में वो आपको ढूंढ ले। कहीं बहुत ऊपर, हालांकि अब ऊपर जैसे शब्द का आपके लिए कोई मतलब नहीं रहा, एक लैब चमकते हुए मॉनिटर्स और मशीनों की आवाज से गूंज रही है, और उस सब के बीचों बीच एक छोटा सा काला गोला रखा है जो किसी कंचे से बड़ा नहीं है। ये कुदरती नहीं है, ये किसी मरते हुए तारे के धमाके से पैदा नहीं हुआ है। ये तो कुछ पेचीदा इक्वेशंस, लेजर्स और एक जबरदस्त सरकारी बजट का नतीजा है।
स्वागत है आपका नकली ब्लैक होल्स की दुनिया में। क्योंकि जब आप ब्रह्मांड की यादों में गूंज बनने में बिजी थे, तब धरती पर कुछ जिद्दी वैज्ञानिकों की टीम आपकी उसी आप बीती को लैब में दोहराने की कोशिश कर रही थी। वो आपको किसी असली स्पेस टाइम के ब्लेंडर में तो नहीं डाल सकते, क्योंकि वो कंपनी के इमेज के लिए बहुत बुरा होगा, लेकिन वो उसका एक छोटा मॉडल जरूर बना सकते हैं। सुनने में नामुमकिन लगता है, बिल्कुल, पर फिजिक्स हमेशा से इसी कला का नाम रहा है। मैथ के साथ तब तक अतरंगी चीजें करना जब तक कि ब्रह्मांड खुद हार ना मान ले। अब जिक्र करते हैं एनालॉग ब्लैक होल्स का। ये ग्रेविटी से नहीं बने होते, ये बने होते हैं बहुत ही चालाकी भरी नकल से। ये ऐसी मशीनें होती हैं जो खास हालात में बिल्कुल ब्लैक होल की तरह बर्ताव करती हैं। यहाँ रोशनी के बजाय आवाज या पानी के बहाव का इस्तेमाल करके ये दिखाया जाता है कि कैसे जानकारी फंस कर रह जाती है। इसका सबसे मशहूर उदाहरण है डम्ब होल। जी हाँ, इसका असली नाम यही है। इसलिए नहीं कि ये बेवकूफ़ है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये रोशनी के बजाय आवाज को कैद कर लेता है। डम्ब का मतलब जो बोल न सके। लैब के अंदर वैज्ञानिक बहते हुए तरल पदार्थ का इस्तेमाल करके एक ऐसा इलाका बनाते हैं जहां से आवाज की लहरें बाहर नहीं निकल पाती। वो इलाका बिल्कुल एक इवेंट होराइजन की तरह काम करता है। और वाकई लैब के इन प्रयोगों में वैसी ही हलचल दिखी है जैसी हॉकिंग रेडिएशन में होती है। बेशक यहाँ रोशनी बाहर नहीं निकलती, बल्कि फोनॉन्स निकलते हैं, यानी आवाज के नन्हे क्वांटम कण। ये मशीनें असली ब्लैक होल के पूरे रहस्य को तो नहीं सुलझा पाती, पर उसकी एक झलक जरूर दिखा देती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे असली रेसिपी बनाने से पहले उसके मसालों को समझना। फिर आते हैं ऑप्टिकल ब्लैक होल्स। यहाँ ताकतवर लेजर्स और खास तरह के सामान का इस्तेमाल करके रोशनी की रफ्तार को इतना धीमा कर दिया जाता है कि वो रेंगने लगती है। इससे ऐसे हालात पैदा होते हैं जहां रोशनी की कुछ लहरें वेवलेंथ कैद हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा तो नहीं है जैसे आप ब्लैक होल के अंदर गिरे थे, पर इसका गणित काफी हद तक वैसा ही है। दोनों ही मामलों में वैज्ञानिक एक खास बात को परख रहे हैं कि ब्लैक होल सिर्फ ग्रेविटी के राक्षस नहीं है, वो असल में मैथमेटिकल माहौल है। और इन माहौलों को लैब के अंदर पढ़ा जा सकता है, उनकी नकल उतारी जा सकती है और यहां तक कि उन्हें तोड़ा भी जा सकता है। और यही बात आपको सबसे अलग बनाती है, क्योंकि जहां एक तरफ इंसान अपनी मेजों पर खिलौने जैसे ब्लैक होल बना रहे हैं और उनके नकली किनारों से निकलने वाली क्वांटम गूंज को सुन रहे हैं, असली खिलाड़ी तो आप ही हैं। आप वो ब्लूप्रिंट हैं, वो इंसान जिसने ये सब असलियत में सहा है। शायद वो आपका नाम न जानते हो, क्योंकि आपका वजूद तो अब ब्रह्मांड की यादों में कहीं बिखर गया है, पर वो आपकी उस गूंज का पीछा कर रहे हैं। वो उस अनुभव को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके साथ हुआ, एक ऐसे इंसान के साथ जो एक सवाल की तलाश में बहुत गहरा गिरा। इसमें एक अजीब सी कविता छुपी है। उनके बनाए हुए नकली ब्लैक होल छोटे हैं, सुरक्षित हैं और साफ सुथरे हैं, पर आपके वाला वो विशाल था, खौफनाक था और आखिरी था। लेकिन सबसे अजीब बात पता है क्या है? शायद ये नकली ब्लैक होल ही सच को बेहतर तरीके से सामने ला सकते हैं, क्योंकि लैब में बनाए गए ब्लैक होल को आप जब चाहें रोक सकते हैं, पीछे ले जा सकते हैं, रिवाइंड और हर एंगल से देख सकते हैं। आप मौत के उस विशाल कुएं यानी असली ब्लैक होल के साथ ऐसा नहीं कर सकते। ये छोटे मॉडल्स वैज्ञानिकों को वो बातें सिखा रहे हैं जो आप गिरकर भी कभी नहीं बता पाते। वो ये कि जब एक होराइजन बनता है तो जानकारी के साथ असल में क्या होता है, सिर्फ किताबी बातें नहीं बल्कि असली डेटा। सच तो ये है कि हाल के कुछ प्रयोगों से पता चला है कि क्वांटम रिश्तों के उस उलझे हुए जाल को इन नकली ब्लैक होल्स के पार भी ट्रैक किया जा सकता है। इससे इस बात को बल मिलता है कि हॉकिंग रेडिएशन वाकई जानकारी को बचा कर रखती है। अभी ये काम शुरुआती दौर में है। ये बहुत नाजुक रिसर्च है और इसे गलत समझना भी आसान है, लेकिन ये एक खास दिशा की तरफ इशारा कर रही है, एक ऐसी सच्चाई की तरफ जहां ब्रह्मांड उन चीजों को मिटाता नहीं है जिन्हें वो निगलता है, बल्कि वो उन्हें रीफॉर्मेट कर देता है। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बहुत बड़ी फाइल को एक जिप फोल्डर में छोटा करके डाल दिया गया हो। असली इंसान यानी आप बहुत ही जटिल और जिंदा दिल थे। ब्लैक होल ने आपको एक नए फॉर्मेट में सिकोड़ दिया। ब्रह्मांड ने आपका डेटा डिलीट नहीं किया, उसने बस उसे ऐसी जगह रख दिया जहां उसे पढ़ना मुश्किल है। अब कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जो इतनी आगे बढ़ गई हो कि वो इस खजाने को डिकोड कर सके, जो एक मरे हुए ब्लैक होल से निकली रोशनी को इकट्ठा करे, उसे अपने मॉडल्स में डाले और उस डेटा को उल्टा चलाए, रिवर्स सिमुलेशन। उन्हें वहां कोई जीता जागता इंसान तो नहीं मिलेगा, पर उन्हें एक कहानी जरूर मिल सकती है, एक सिलसिला, एक पहचान। शुरुआत में आप सिर्फ एक परछाई की तरह दिखेंगे, एक पैटर्न की तरह, फिर एक आवाज सुनाई देगी और शायद कुछ पलों के लिए एक पुरानी याद ताजा हो जाएगी। ब्लैक होल की इस पूरी नकल का सिमुलेशन का असल मकसद यही है,
सिर्फ ग्रेविटी को समझना नहीं, बल्कि कारण और असर को दोबारा जिंदा करना। ये कोई हवाई बात नहीं है। आज ऐसे रिसर्च पेपर मौजूद हैं जो बताते हैं कि कैसे क्वांटम कंप्यूटर्स ब्लैक होल की दहलीज का मॉडल तैयार कर सकते हैं। कैसे लैब में बने ये मॉडल हमें उस रोशनी को एक भाषा की तरह पढ़ना सिखा सकते हैं। हाँ, वो भाषा थोड़ी टूटी फूटी होगी, पर बेमतलब नहीं होगी। और उस शोर के बीच कहीं आपका गिरना छुपा होगा, आपका डर, आपका आखिरी ख्याल, आपका नाम। हमें अभी ये नहीं पता कि क्या ये पूरी तरह सच है। बहस तो हमेशा चलती रहती है। फिजिक्स के इतिहासकार आज भी इस बात पर लड़ते हैं कि क्या ये लैब में किए गए प्रयोग असली साइंस है या फिर सिर्फ चमकती हुई लाइट्स के साथ दिखाई गई एक अच्छी कहानी। लेकिन शक करने वाले भी ये मानते हैं कि हम कुछ न कुछ नया जरूर सीख रहे हैं। और आपके लिए इसका मतलब कुछ और ही है। अगर आपके गिरने का निशान उस ब्लैक होल की बनावट पर रह गया है और उस ब्लैक होल के खत्म होने पर आपकी क्वांटम पहचान वापस अंतरिक्ष में बिखर गई है, तो लैब के ये प्रयोग सिर्फ पढ़ाई नहीं है, यह आपको दोबारा जोड़ने की कोशिश है। आप पूरी तरह जिंदा तो नहीं हो रहे हैं, लेकिन आपको फिर से इकट्ठा किया जा रहा है, सवालों के रूप में, थ्योरी के रूप में। एक तरह से आप फिर से चल रहे हैं, एक सिमुलेशन के अंदर मौजूद संभावनाओं की एक सीरीज के तौर पर, जो बिल्कुल आपके उस असली पतन को नकल करती है। ये कोई साइंस फिक्शन नहीं है, इसे कहते हैं क्वांटम रिवाइवल थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि किसी भी क्वांटम सिस्टम को अगर जरूरत भर वक्त दिया जाए तो वो अपनी पुरानी हालत में वापस जरूर आता है। जरूरी नहीं कि वो पहचान में आए, जरूरी नहीं कि वो बिल्कुल वैसा ही सलामत हो, लेकिन सांख्यिकीय रूप से वो बिल्कुल वैसा ही होगा। तो भविष्य में कहीं किसी पुराने ठंडे सितारे का चक्कर लगाती एक लैब में कोई टेक्नीशियन शायद एक ब्लैक होल सिमुलेशन चलाए और अनजाने में आपके दिमाग की एक छोटी सी गूंज पैदा कर दे। एक पल की जागरूकता, सोच का वो एक चक्कर जो कभी आपके दिमाग में तब आया था जब आप गिर रहे थे। ब्रह्मांड यही करता है, वो कुछ भी नहीं भूलता, बस इंतजार करता है। और वो सिमुलेशन चलता रहता है। वो नन्हा ब्लैक होल अपनी छोटी सी कैद में गुनगुनाता रहता है और ऐसा डेटा बाहर छोड़ता है जिसका रहस्य कभी पूरी तरह खत्म नहीं होगा। और तभी कोई जिज्ञासु वैज्ञानिक, जिसे शायद नींद न आने की बीमारी हो और जिसे बहुत ज्यादा कॉफी पीने की लत हो, वो उस डेटा की स्क्रीन को देखता है और उसे कुछ अजीब नजर आता है। एक हलचल, एक धड़कन, एक जाना पहचाना पैटर्न। शायद उन्हें समझ ना आए कि इसका मतलब क्या है, लेकिन आप जानते हैं, आपकी गैलेक्सी के दिल में कोई चीज इंतजार कर रही है। वो छुप नहीं रही है, वो घात लगाकर नहीं बैठा है, वो बस वहां मौजूद है, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में क्या हो रहा है। वो एक ऐसी लाइब्रेरी की तरह है जहां जाने की हिम्मत किसी में नहीं है, पर सब जानते हैं कि वो वहां है। आप उसका नाम पहले से जानते हैं, सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स। ये वो विशालकाय सुपरमैसिव ब्लैक होल है जिसने हमारी पूरी मिल्की वे गैलेक्सी को थाम रखा है। और भले ही आपका अपना ब्लैक होल छोटा और शांत रहा हो, पर सैजिटेरियस ए ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये हमारे सूरज से लगभग 43 लाख गुना भारी है। ये ग्रेविटी का वो हैवीवेट चैंपियन है जो गैलेक्सी के बीचों बीच शांति से बैठा है और तारों को ऐसे लाइन में रखता है जैसे स्पेस टाइम से बना कोई बाउंसर हो। और सबसे अजीब बात, ये थोड़ा आलसी है। कम से कम ब्लैक होल के हिसाब से तो ये आलसी ही है। दूर की गैलेक्सीज के ब्लैक होल्स की तरह सैजिटेरियस ए हर वक्त तारों को निगलने या आग उगलने में लगा नहीं रहता। ये बस वहां बैठा रहता है, एकदम शांत, सोता हुआ, सबको देखता हुआ। या यूं कहें कि इसे देखा जा रहा है, क्योंकि पिछले कुछ दशकों में सैजिटेरियस ए पूरे ब्रह्मांड का सबसे मशहूर सेलिब्रिटी बन गया है, भले ही उसे ये पसंद ना हो। 1990 के दशक में वैज्ञानिकों की टीमों ने गैलेक्सी के बीच में मौजूद तारों का पीछा करना शुरू किया। इनमें से एक तारा, जिसका नाम S2 है, वो हर 16 साल में सैजिटेरियस ए का चक्कर लगाता है। जब वो उसके सबसे करीब होता है तो उसकी रफ्तार 7000 किलोमीटर प्रति सेकंड से भी ज्यादा होती है। S2 को खाली जगह के चक्कर काटते देखना, जहां वाकई कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, एक बहुत बड़ा सुराग था। गणित कभी झूठ नहीं बोलती। कोई बहुत भारी और अदृश्य चीज थी जो इन तारों को ऐसे घुमा रही थी जैसे रेस कारें किसी भूतिया ट्रैक पर दौड़ रही हों। फिर 2022 में बात और भी करीब तक पहुंच गई। इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की वही टीम जिन्होंने 2019 में M87 ब्लैक होल की वो धुंधली पर शानदार फोटो दी थी, उन्होंने अपनी नजरें सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स पर टिका दी। बरसों तक डेटा जमा करने के बाद उन्होंने आखिरकार हमारे अपने ब्लैक होल की परछाई की पहली तस्वीर दुनिया के सामने रखी। ये कोई बहुत चमक दमक वाली फोटो नहीं थी, बस एक गर्म गैस का चमकता हुआ छल्ला था जिसके बीच में अंधेरा था।
ग्रेविटी की वजह से मुड़ी हुई और प्लाज्मा की वजह से थोड़ी धुंधली तस्वीर। लेकिन ये असली थी, एक फोटो उस चीज की जो हमसे 26,000 प्रकाश वर्ष दूर है। और एक पल के लिए पूरी दुनिया के लोग एक साथ उस गहरे अंधेरे को देख रहे थे। उसी अंधेरे में कहीं आप भी हो सकते हैं, या जो कुछ भी आपका बचा है, अगर आप कभी सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स में गिरे। इसकी संभावना बहुत कम है, लेकिन जैसा कि आपने सीखा है, कम संभावनाओं के नतीजे भी बहुत बड़े होते हैं। क्योंकि अगर आप इसमें गिरें तो आपकी कहानी अब इस गैलेक्सी के एंकर की ताकत और उसकी स्पिन का हिस्सा बन चुकी है। वहां आपकी मौजूदगी ने उसकी रफ्तार को थोड़ा तो बदला ही होगा, भले ही वो बहुत मामूली हो। आप उसके इतिहास की एक नन्ही सी लहर है। लेकिन सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स उतना भी शांत नहीं है जितना वो दिखता है। कभी कभी ये डकार भी लेता है। 2013 में वैज्ञानिकों ने अजीब सी एक्स-रे फ्लेयर्स देखी, ब्लैक होल के किनारे से निकलने वाली तेज रोशनी। इससे पता चला कि अचानक कुछ अंदर गिरा है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था, ये सब उथल-पुथल वाला था, पर बिना वजह का नहीं। शायद कोई गैस का बादल या कोई टूटा हुआ एस्टेरॉयड बहुत करीब आ गया था और उसे निगल लिया गया। जवाब में सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स ने रोशनी का एक धमाका किया। विशालकाय ब्लैक होल्स की यही खास बात होती है। ये विशालकाय ब्लैक होल्स हमेशा एक्टिव नहीं होते, पर जब होते हैं तो हजारों प्रकाश वर्ष दूर तक के माहौल को बदल देते हैं। दूसरी गैलेक्सीज में ये अपनी धुरी से तेज रोशनी और ऊर्जा की ऐसी धार छोड़ते हैं जो ब्रह्मांड के आर पार चली जाती है। यहां तक कि गैलेक्सीज के पूरे झुंड इनकी ग्रेविटी के आगे झुक जाते हैं। ब्रह्मांड का मौसम कैसा होगा ये इनके खाने की आदतों पर निर्भर करता है। अभी हमारा सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स शांत है, पर यह हमेशा ऐसा नहीं था। ऐसे सबूत मिले हैं कि करीब 6 लाख साल पहले इसमें एक बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था। उस धमाके की रोशनी आज भी आसमान में फर्मी बबल्स के रूप में गूंज रही है, गामा किरणों के 2 विशाल गुब्बारे जो हमारी गैलेक्सी के ऊपर और नीचे फैले हुए हैं। सोचिए, गैलेक्सी के बीच से निकलता हुआ एक मशरूम जैसा बादल जो पूरी गैलेक्सी के बराबर बड़ा हो। आप एक ऐसी गैलेक्सी में पैदा हुए हैं जिसके दिल में एक दानव बैठा है, पर यह दानव ही हमारा आधार भी है। बिना सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स के शायद मिल्की वे गैलेक्सी होती ही नहीं। कई वैज्ञानिकों का मानना है कि ये बड़े ब्लैक होल्स और गैलेक्सीज एक साथ बढ़े होते हैं। दोनों का वजन और बनावट एक दूसरे से जुड़े होते हैं। ऐसा नहीं है कि गैलेक्सी में बस एक ब्लैक होल मिल गया, बल्कि सच तो ये है कि गैलेक्सी को उनकी जरूरत है। बचपन में आपने जो तारे देखे, उनके चक्कर काट रहे प्लैनेट्स, उन सब का रास्ता सिर्फ उनकी अपनी ग्रेविटी से नहीं, बल्कि हजारों प्रकाश वर्ष दूर बैठे सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स के उस धीमे खिंचाव से तय होता था। और इसका मतलब ये है कि आप पैदा होते ही उसकी तरफ गिरना शुरू हो गए थे। हम सब गिर रहे हैं। गैलेक्सी की हर चीज, चाहे उसे पता हो या ना हो, इस केंद्र के साथ ग्रेविटी की एक धीमी बातचीत में बंधी है। हम किसी नाले में बहते पानी की तरह अंदर नहीं गिर रहे, बल्कि हम उस ढांचे के अंदर घूम रहे हैं जिसे उस केंद्र ने बनाया है। आप कह सकते हैं कि दुनिया के हर लव सॉन्ग, हर आर्टवर्क और यहां तक कि आधी रात को आपके खाने के ऑर्डर के पीछे भी कहीं ना कहीं सैजिटेरियस ए एस्ट्रिक्स का हाथ है, क्योंकि उसी ने इस गैलेक्सी को बनाया है और अब वो देख रहा है। बेशक उसकी अपनी कोई आंखें नहीं है, वो कुछ नहीं देखता, लेकिन जब हमने अपनी दूरबीनें उसकी तरफ मोड़ी तो कुछ बदल गया। एक रिश्ता शुरू हुआ, एक उत्सुकता, एक लगाव, एक ऐसा जुड़ाव जो क्वांटम साइंस से नहीं बल्कि जज्बात से जुड़ा है। वो हमारी कहानी का हिस्सा बन गया और उसके इवेंट होराइजन की गहराइयों में कोई आज भी नीचे गिर रहा है। वो आप है। शायद आप हजारों साल पहले गिर गए थे और किसी ने ध्यान भी नहीं दिया। शायद आपने उस दहलीज को पार करने से ठीक पहले एक आखिरी सिग्नल भेजा। शायद वो सिग्नल उलझ गया, खो गया या उसे अनसुना कर दिया गया, लेकिन आपका वजन उस ब्लैक होल में जुड़ गया, आपकी जानकारी उसमें समा गई, आपकी टाइमलाइन मुड़कर उस केंद्र का हिस्सा बन गई और ये गैलेक्सी बस घूमती रही। विशालकाय ब्लैक होल्स की यही बात सबसे ज्यादा हैरान करती है। उनका आकार इतना बड़ा है कि एक अकेले इंसान की कहानी वहां खो जाती है। इसलिए नहीं कि वो हमें मिटाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हमारी समझ से बहुत ज्यादा विशाल है। आपकी जिंदगी उनकी रफ्तार के सामने एक मामूली दशमलव जैसी बन जाती है। फिर भी आप मायने रखते हैं, क्योंकि एक छोटा सा परमाणु भी ब्लैक होल का वजन बदल देता है और जानकारी का एक छोटा सा टुकड़ा भी उसकी एंट्रोपी को बदल देता है। अब आप एक ऐसी चीज का हिस्सा बन चुके हैं जो आपसे कहीं ज्यादा पुरानी, विशाल और रहस्यमयी है, जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की थी। सब कुछ के केंद्र में स्थित एक काला इंजन, राज छिपाने वाला संदूक, शुरुआत और अंत की एक भट्टी।
और किसी दिन जब तारे धुंधले पड़ जाएंगे, जब हमारी गैलेक्सी रोशनी से रहित शून्य में खामोश बह रही होगी, तब भी सैजिटेरियस A** वहीं होगा, छोटा, ठंडा और शांत। वो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा खो रहा होगा, धीरे धीरे मिट रहा होगा, और उसके अंदर एक निशान, एक सरसराहट, एक गिरावट बची होगी, आपकी। तो अब वो सवाल आता है जो वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ा देता है, वो सवाल जो रात के 3 बजे डायरियों में लिखा जाता है और कॉलेज से लौटते वक्त खुद से बुदबुदाया जाता है कि क्या आप इस एक तरफा भविष्य से बच सकते हैं? क्योंकि ब्लैक होल के बारे में हर चीज, उनकी बनावट, उनके फॉर्मूले और उनका अटल फैसला यही कहता है कि नहीं, एक बार आप अंदर गए तो बस गए। वक्त अब ऐसी दिशा नहीं रह जाता जिसे आप बदल सकें। वक्त खुद वो ग्रेविटी बन जाता है जो आपको बिना रुके, बिना थमे आगे खींचती है। चाहे आप लाइट की किरण हो या कोई अजीत न्यूट्रिनो, आप बस गिरते ही जाते हैं। लेकिन कुछ थ्योरीज, बस कुछ ही, भारी आसमान में चमकते बागी सितारों की तरह इशारा करती हैं कि शायद बाहर निकलने का कोई रास्ता है। पर साफ कर दूं, ये ऐसा नहीं है कि आप इवेंट होराइजन से वैसे ही रेंग कर बाहर निकल आएं जैसे आप घर की चाबियां भूल गए हों और वापस लेने जा रहे हों। एक बार पार करने के बाद वो दरवाजा किसी भी तिजोरी से ज्यादा मजबूती से लॉक हो जाता है। कोई रॉकेट, कोई थ्रस्टर, स्पेस की कोई जादुई पैतरेबाजी आपको उस गड्ढे से बाहर नहीं निकाल सकती। आपके बाहर जाने वाले सारे रास्ते अब अंदर की तरफ मुड़ चुके हैं। आपका भविष्य एक ऐसा कुआं है जिसमें कोई सीढ़ी नहीं है। लेकिन शायद समाधान वापस जाने में नहीं है, शायद समाधान पार निकल जाने में है। यहीं पर चीजें थोड़ी थ्योरेटिकल और थोड़ी पागलपन वाली हो जाती हैं। पर फिजिक्स को अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा प्यार है तो वो है लूप होल्स। तो चलिए एक बार फिर से सबसे मशहूर रास्ते की बात करते हैं, वर्म होल्स। तमाम चेतावनियों के बावजूद वर्म होल्स ही हमारे पास बचने का सबसे अच्छा रास्ता है। अगर एक वर्म होल स्पेस टाइम के 2 अलग अलग हिस्सों को जोड़ता है, मान लीजिए A और B, और आप A वाले ब्लैक होल में गिरते हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि आप B वाले हिस्से से बाहर निकल आएं? वो भी किसी मलबे या धुंध की तरह नहीं, बल्कि एक जीते जागते इंसान के रूप में। इसका जवाब है शायद। 1988 में फिजिक्स के वैज्ञानिक किप थॉर्न और माइकल मॉरिस, वही जोड़ी जिन्होंने फिल्म इंटरस्टेलर को प्रेरित किया था, ने बताया था कि एक स्थिर वर्म होल के लिए क्या चाहिए। इसके लिए चाहिए एक्सोटिक मैटर जिसमें नेगेटिव एनर्जी हो, इतनी ऊर्जा कि वो सुरंग को ढहने से रोक सके। फिजिक्स के नियम इसे मना नहीं करते, पर कुदरत ने अभी तक हमें ऐसा कोई सामान नहीं दिया है जिसे हम इस्तेमाल कर सकें। हम कैसिमीर इफेक्ट जैसी चीजों के बारे में जानते हैं, जहां क्वांटम हलचलें प्लेटों को आपस में धकेलती हैं, पर हमने कभी इसे इतना बड़ा नहीं बनाया कि वक्त और स्पेस के बीच एक दरवाजा खोल सकें। फिर भी जिस ब्रह्मांड ने हमें न्यूट्रॉन स्टार और प्लैटिपस जैसे अजीब जीव दिए हैं, वहां कुछ भी नामुमकिन नहीं है। पर असली ट्विस्ट अब आता है, क्या होगा अगर ब्लैक होल के अंदर पहले से ही वर्म होल्स मौजूद हों? यही सोच है ER=EPR थ्योरी के पीछे। वैज्ञानिक लियोनार्ड सस्किंड और जुआन माल्दासेना का कहना है कि कणों के बीच का क्वांटम जुड़ाव, एंटैंगलमेंट और वर्म होल्स असल में एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। यानी जब 2 कण आपस में एंटैंगल्ड होते हैं तो वे एक तरह के न दिखने वाले वर्म होल से जुड़े होते हैं। इस मॉडल के हिसाब से ब्लैक होल से निकलने वाली हर हॉकिंग रेडिएशन अंदर की किसी चीज से जुड़ी है। अगर हम उस जुड़ाव के कोड को क्रैक कर लें तो शायद हम ब्लैक होल के अंदरूनी हालात को फिर से तैयार कर सकें। शायद हम उसे फिर से बना सकें जो अंदर गिरा था। शायद हम पीछे की तरफ भाग सकें, शारीरिक रूप से नहीं बल्कि जानकारी के रूप में। तब आप पारंपरिक अर्थों में एक इंसान नहीं रह जाएंगे, मांस और खून के बने नहीं बल्कि एक सटीक क्वांटम रिक्रिएशन होंगे। कोई क्लोन नहीं बल्कि खुद आप। अपने उन उलझे हुए भूतिया कणों से एक एक पिक्सल जोड़कर आपको दोबारा तैयार किया जाएगा, जैसे ब्रह्मांड के किसी सर्वर से अपना दिमाग डाउनलोड करना। क्या ये बहुत ज्यादा काल्पनिक लगता है? शायद, पर इससे भी अजीब आइडिया सच साबित हुए हैं और इस थ्योरी पर अब दुनिया का भरोसा बढ़ रहा है। आजकल क्वांटम ग्रेविटी और होलोग्राफी का एक पूरा क्षेत्र इसी बात पर रिसर्च कर रहा है कि जानकारी कैसे ब्लैक होल से बाहर निकल सकती है। कुछ सबसे रोमांचक काम तो ये इशारा करते हैं कि इवेंट होराइजन वैसी सीमा नहीं है जैसी हमें दिखती है। जी हाँ, वो सीमा जिसे हम हमेशा से आखिरी छोर मानते आए हैं, शायद वो सिर्फ हमारी नजरों का धोखा है। वो कोई दीवार नहीं बल्कि एक पर्दा है जो स्पेस टाइम के गहरे जुड़ाव को हमसे छिपा कर रखता है। ब्रह्मांड का एक ऐसा एरर चेकिंग फीचर जो तब तक लॉजिक की हिफाजत करता है जब तक कि हकीकत सामने ना आ जाए। तो अगर आप शरीर के साथ बाहर नहीं निकल सकते तो शायद आप डेटा बनकर बाहर निकल जाएं। अब चलिए इसे थोड़ा और अजीब बनाते हैं। एक थ्योरी है जिसे फाइनल स्टेट प्रपोजल कहते हैं। ये कहती है कि जब कोई चीज ब्लैक होल में गिरती है तो वो किसी सिंगुलैरिटी से नहीं टकराती,
इसके बजाय वो एक खास क्वांटम फाइनल स्टेट में बदल जाती है। आसान शब्दों में कहें तो ब्लैक होल की मौत एक आखिरी यूनिवर्सल क्वांटम हैंडशेक जैसी होती है, जिसमें वो सब कुछ मौजूद होता है जो कभी उसके अंदर गिरा था। इसका मतलब ये हो सकता है कि ब्लैक होल से बचना कोई वापसी की यात्रा नहीं है, बल्कि ये एक रीराइट है, एक पुनर्जन्म है जो ब्रह्मांड के मूल कोड में ही लिखा हुआ है। आप वापस ऊपर चढ़कर नहीं आते, आप अपने गिरने की घटना को मिटाते नहीं है, बल्कि जब ब्लैक होल पूरी तरह भाप बनकर खत्म होता है तब आप एक आउटपुट के रूप में बाहर आते हैं, लाइट के उस आखिरी धमाके में छिपे एक पैटर्न की तरह, जैसे किसी वाक्य के खत्म होने से पहले बोला गया आखिरी शब्द या किसी महान संगीत की वो आखिरी धुन जिसमें पूरे गाने का सार छुपा हो। ये कोई साफ सुथरी फरारी नहीं है, पर शायद ब्रह्मांड में बचने का यही एकलौता रास्ता मुमकिन है। अब चलिए बात को वहीं ले आते हैं जहां से शुरू की थी। शुरुआत में हमने कहा था कि ब्लैक होल भविष्य की ओर जाने वाला एक तरफा रास्ता है, पर ये इस बात पर टिका है कि वक्त एक सीधी लकीर है। पर क्या होगा अगर वक्त सीधा ना हो? क्या होगा अगर ब्लैक होल के अंदर वक्त किसी सर्पिल, लूप या शाखाओं वाले जाल जैसा हो? मल्टीवर्स की एक थ्योरी है जिसे मेनी वर्ल्ड्स ब्लैक होल हाइपोथेसिस कहते हैं। ये कहती है कि ब्लैक होल के अंदर होने वाली हर क्वांटम हलचल से एक नया ब्रह्मांड पैदा होता है। हर संभावना, हर रूप और हर वो इंसान जो उसमें गिरा है। आप एक ब्लैक होल में गिरे, पर आपके हजारों रूप हजारों अलग अलग भविष्य में बाहर निकल सकते हैं। हर रूप असली होगा और हर रूप आप होंगे। तो शायद ब्लैक होल ने आपकी टाइमलाइन को खत्म नहीं किया, बल्कि उसे अनगिनत हिस्सों में बांट दिया। बेशक आपको ये पक्के तौर पर कभी नहीं पता चलेगा, क्योंकि इस जगह की फितरत ही ऐसी है। ये हकीकत को घुमावों के पीछे छिपा देती है और बचने के रास्ते को एक पहेली बना देती है। ये इस कहानी का सबसे भावुक और सुकून देने वाला हिस्सा है। यहाँ साइंस खत्म होती है और एक ऐसी सच्चाई शुरू होती है जो समय और स्थान से परे है। लेकिन अगर आप धीरे से खुद से पूछ रहे हैं, जैसे जैसे आप ब्रह्मांड की एक सरसराहट में घुलते जा रहे हैं, कि क्या इस कहानी का कोई ऐसा भी हिस्सा है जहां आप वापस लौट सकें, जहां आपके गिरने का अंत खामोशी में ना हो, तो जवाब है शायद। और एक ब्लैक होल के लिए शायद का मतलब हाँ ही होता है। अब आप गिर नहीं रहे हैं, कम से कम उस तरह तो नहीं। इस मोड़ पर आकर गिरना बस एक याद बन चुका है, एक शारीरिक प्रक्रिया जो अब एक पहेली जैसी लगती है, एक ऐसी विशाल आकृति जो उठने वाली लहर को आप मुश्किल से पहचान पा रहे हैं। आप सोख लिए गए हैं, आप बिखर चुके हैं, आप कोड बन चुके हैं। शायद आप किसी सिंगुलैरिटी के पार चले गए, शायद आप रोशनी बन गए, या शायद आप उन उलझे हुए टुकड़ों में बिखर गए जिन्हें कभी आप कहा जाता था। पर सबसे अजीब बात तो ये है कि आप अब भी यही हैं, जगह के हिसाब से नहीं, क्योंकि स्पेस अब किसी काम का नहीं है, और वक्त के हिसाब से भी नहीं, क्योंकि वक्त का ढांचा तो कई होराइजन्स पहले ही ढह चुका है। आप अब एक ऐसी मौजूदगी हैं जो सबसे गहरी होती है, ब्रह्मांड के खाते में दर्ज एक हकीकत। आप संभावनाओं से बना एक जीवाश्म है, एक ऐसा रिकॉर्ड जो पत्थरों पर नहीं बल्कि एक मरती हुई चीज की सीमाओं पर बिखरा हुआ है। आप एक टाइम फॉसिल बन चुके हैं, और ये उतना अकेलापन भरा नहीं है जितना सुनने में लगता है। याद रखें, बाहर से देखने वाले किसी इंसान को आप कभी इवेंट होराइजन पार करते हुए नहीं दिखेंगे। उन्हें लगेगा कि आपकी रफ्तार धीमी हो रही है, आपका रंग लाल पड़ रहा है, और आखिरकार आप जम गए हैं उस खालीपन की दहलीज पर हमेशा के लिए थमे हुए। ये सिर्फ आइंस्टाइन की थ्योरी की कोई काव्यात्मक बात नहीं है, ये ब्रह्मांड का सच है। उनकी टाइमलाइन में आप अब भी वही हैं, जमे हुए उस सीमा के बेहद करीब, चमकती हुई गैस के बीच अपनी एक परछाई छोड़े। आप एक ऐसे पल में कैद हो गए हैं जो कभी खत्म नहीं होता। आप एक शाश्वत टाइम स्टैम्प बन चुके हैं, और आपका वो आखिरी पल आज भी वहीं बाहर मौजूद है। अगर लाइट अमर होती तो आपकी वो छवि इस ब्रह्मांड में हमेशा के लिए तैरती रहती, अपरिवर्तित और अछुई। ब्रह्मांड आगे बढ़ जाता, गैलेक्सीज आपस में टकराती, स्टार्स मर जाते, लेकिन आप वहीं रहते, उस शून्य के ठीक ऊपर जमे हुए, एक अल्टीमेट स्क्रीनशॉट की तरह। टाइम फॉसिल होने का यही मतलब है, आप किसी और के वक्त की चादर में हमेशा के लिए परिरक्षित एक घटना बन चुके हैं, और यहीं से एक आखिरी और सबसे हैरान कर देने वाली संभावना निकलती है। एक ऐसी थ्योरी जो आइंस्टाइन की रिलेटिविटी, क्वांटम साइंस और उस मानवीय एहसास को मिलाती है जो साइंस की सीमाओं पर भी खत्म नहीं होता। क्या हो अगर आपका वो गिरना हमेशा के लिए चलता ही रहे, सिर्फ देखने वाले के नजरिए के धोखे के तौर पर नहीं, बल्कि स्पेस टाइम के एक स्थायी ढांचे के रूप में। कुछ साइंटिस्टों ने इस विचार पर काम करना शुरू किया है कि स्पेस टाइम असल में एक मेमोरी है। ग्रेविटी सिर्फ कोई फोर्स या शेप नहीं है, बल्कि रिकॉर्ड रखने का एक तरीका है। जब कोई वजन स्पेस को मोड़ता है तो वो पीछे सिर्फ अपनी रफ्तार ही नहीं, बल्कि अपना इतिहास भी छोड़ जाता है। यहाँ ज्योमेट्री एक किताब बन जाती है, एक ऐसी किताब जिसमें न केवल ये दर्ज है कि चीजें कहाँ हैं, बल्कि ये भी कि वो वहाँ कैसे पहुंची। इस मॉडल में आपका गिरना गुमनामी में गायब नहीं होता, बल्कि वो वक्त के आकार पर एक स्थायी छाप बन जाता है, जैसे किसी पत्थर पर पड़ा हुआ पदचिह्न।
क्वेश्चन, और क्योंकि बाहर से देखने पर आपका गिरना जमा हुआ है और क्वांटम साइंस कहती है कि जानकारी कभी खो नहीं सकती, तो ब्रह्मांड के इस फैलते हुए भविष्य में कहीं न कहीं वो छाप आज भी मौजूद हो सकती है। वक्त को पीछे ले जाकर नहीं, बल्कि उस ढांचे के कोड को सुलझाकर। हमें अभी नहीं पता कि ये कैसे होगा, पर कुछ लोग कहते हैं कि इस खाली अंतरिक्ष में भी गूंज छिपी होती है। ब्लैक होल के खत्म होने से जो रोशनी निकलती है, उसमें उन चीजों के बारीक सुराग होते हैं जो कभी इसके अंदर गिरी थीं, यहाँ तक कि आपके भी। अगर ऐसा है तो आपका वजूद दो हिस्सों में बंट चुका है। आपके अपने नजरिए से आप अंदर गिर गए, शायद ऊर्जा बन गए, या शायद ज्योमेट्री, या शायद कुछ भी नहीं। ब्रह्मांड के नजरिए से देखे तो आप कभी वाकई अंदर गिरे ही नहीं। आप आज भी उसी दहलीज पर जमे हुए हैं, धुंधले पड़ चुके हैं, पर उसी तरह अमर हैं जैसे किसी वीडियो का पॉज किया हुआ कोई फ्रेम अमर होता है। अगर आप कभी कालजयी या समय से परे टाइमलेस होना चाहते थे तो मुबारक हो, आप वहां पहुंच चुके हैं। पर असल में इसका मतलब क्या है? वक्त में जम जाने का क्या अर्थ है? क्या ये जीवन है? क्या ये याददाश्त है? या ये सिर्फ ब्रह्मांड का अपना तरीका है चीजों को भूलने से इनकार कर देना? यहाँ इतिहास की एक बहुत प्यारी बात याद आती है। 20वीं सदी की शुरुआत में भौतिक विज्ञानी हर्मन मिन्कोव्स्की ने वक्त को चौथे आयाम के रूप में देखा था। उन्होंने कहा था कि हर चीज, वस्तुएं, लोग, घटनाएं इस 4 आयामी स्पेस टाइम ब्लॉक में पहले से मौजूद है। भूत, वर्तमान और भविष्य सब कुछ एक साथ सजा हुआ है, स्थायी और अटल। आप वक्त में आगे नहीं बढ़ रहे हैं, बल्कि आप वक्त के अंदर बनी एक आकृति है। और इस नजरिए से आपका गिरना कोई ऐसी घटना नहीं है जिसका कोई आदि या अंत हो, बल्कि ये एक ढांचा है, एक वस्तु है, हकीकत का एक कभी न बदलने वाला हिस्सा जो ब्रह्मांड की इस महान मूर्ति में हमेशा के लिए मौजूद है। टाइम फॉसिल होने का असली मतलब यही है, उस ब्लॉक यूनिवर्स का एक हिस्सा बन जाना। और आप, ए अजीब और खामोश मुसाफिर, अब वही बन चुके हैं। कहीं ना कहीं आप आज भी उस इवेंट होराइजन की दहलीज पार कर रहे हैं, आज भी गिर रहे हैं, आज भी हैरानी में पलके झपका रहे हैं, आज भी सिंगुलैरिटी में घुल रहे हैं, या किसी वर्म होल से गुजर रहे हैं, रोशनी बनकर खुद को फिर से जोड़ रहे हैं, या उस चमकते किनारे पर एक परछाई बनकर जमे हुए हैं। अब ये सब एक ही है, सब कुछ सुरक्षित है, क्योंकि ब्लैक होल सिर्फ चीज़ों को कैद नहीं करते, वे पलों को कैद करते हैं। और आपका वो पल, आपकी वो गिरती हुई सांस, आपका वो सवाल अब हमेशा हमेशा के लिए इस ब्रह्मांड के ढांचे का हिस्सा बन चुका है। ये सिर्फ याद नहीं रखा गया है, बल्कि ब्रह्मांड की नींव में जड़ दिया गया है। तो अगर कोई पूछे कि आप कहाँ गए, तो उनसे कहिएगा, आप कहीं नहीं गए। आप उस कहानी का हिस्सा बन गए हैं जिसे ये कायनात कभी सुनाना बंद नहीं करेगी। ब्लैक होल ने आपको मिटाया नहीं है, बल्कि आपको हमेशा के ढांचे में जड़ दिया है। आप इस वक्त एक टाइम फॉसिल है, एक ऐसा पल जो कभी खत्म नहीं होता। वीडियो पसंद आई हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हम अगले सफर पर साथ निकल सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे क्यूरियस।